बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 186 इकसात सुन चुकी हैं। अब किस्त 187 मुलाहिजा फरमाएं। आप कह रहे हैं कि ये बरसों से यहाँ रह रहा है, इसके आसपास किसी ने दूसरा घर बनाना पसंद नहीं किया या इसने किसी को घर बनाने नहीं दिया। ये तो नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल है किसी ने बनाना पसंद ही नहीं किया होगा। ये जगह नवाही आबादियों से ही काफी दूर है। लोग अमूमन कच्ची बस्तियां भी शहरों के अंदर ही या उनके आसपास बसाने की कोशिश करते हैं। पेशावर जमीन चोर ऐसी बस्तियां आबाद कराते हैं और वो वीरानों का रुख नहीं करते। ये बाप बेटा या तो तन्हाई पसंद है या फिर उन्हें हिसाब किताब लगाया होगा कि इस्लामाबाद में या इसके आसपास कहीं भी इतनी बड़ी जगह मुफ्त में या सस्ते दामों नहीं मारी जा सकती। नफीस साहब के पास हर बात की वजाहत मौजूद थी। शदीद सर्दी में चूंकि उन्हें अपने मवेशी अंदर ही बांधना पड़ते हैं, इसलिए भी उन्होंने अपना ये छप्पर नुमा घर बड़ा बनाया है। असल में ये सिर्फ बाप बेटे का नहीं, इनके गाय भैंसों का भी घर है। उनके घर में कोई औरत नहीं है? मैंने पूछा। नहीं, नफीस साहब ने जवाब दिया। बूढ़े का बेटा भी नजर नहीं आ रहा। मैंने काफी आगे निकल आने के बावजूद दूरबीन से उस जगह का जायजा लेते हुए कहा, अंदर होगा या घोड़ा गाड़ी लेकर किसी नवाही बस्ती में गया होगा। नफीस साहब ने जवाब दिया। दूरबीन उनके पास भी मौजूद थी। इस दौरान बूढ़ा शायद हेलीकॉप्टर की तरफ से मुतमईन होकर अंदर जा चुका था। यहाँ कुआं भी है। इसके बरक्स यहाँ आप लोगों ने सुरंग खुदवाई है। वहाँ 70-80 फुट की गहराई तक पानी नहीं है। मैंने कहा, यह जगह वहां से बहुत दूर है। नफीस साहब बोले, और कुदरत का निजाम तो कुछ ऐसा है कि ज़ेर जमीन पानी की सतह कहीं कुछ है और उससे थोड़े ही फासले पर कुछ और है। पायलट उस दौरान हेलीकॉप्टर को घुमाकर बड़ी होशियारी से एक मुनासिब जगह पर लैंड कर चुका था। पायलट को अब नफीस साहब के बजाय मैं हदायत दे रहा था। मैंने उसे वहीं ठहरने के लिए कहा। मैं और नफीस साहब हेलमेट उतार कर नीचे छलांग लगाने ही लगे थे कि मैंने उन्हें रुकने का इशारा करते हुए कहा, आपके पास तो गन मौजूद है, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं। मेरे लिए भी किसी गन का इंतजाम हो सकता है, क्यों नहीं? उन्होंने दरवाजे के करीब ही दीवार में मौजूद एक कंपार्टमेंट खोला और स्याह रंग का चमकता हुआ एक लोडेड माउजर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे जॉगिंग सूट नुमा लिबास के अंदर अड़स लिया। उसका उभार नजर आ रहा था, लेकिन उस सिलसिले में अब कुछ नहीं हो सकता था। हम दोनों हेलीकॉप्टर से कूदे और दरख्तों की तरफ चल दिए। नफीसा बोले, एक बूढ़े गवाले और उसके गौदी बेटे के लिए तुम मुसल्लह होकर जा रहे हो, लेकिन दुनिया के चंद मशहूर तरीन और सफाक तरीन कातलों में से एक से तुम्हारा वास्ता पड़ा तो तुम्हारे पास कोई गन नहीं थी। उनका इशारा हमन की तरफ था, जो अपने चेले समेत आज ही मेरे हाथों मारा गया था। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सामना किससे होने वाला है। अब तो मैं इरादतन एक जगह की तरफ जा रहा हूँ। एहतियातन ये जरूरी है कि मैं ये सब कुछ करूं। जान पहले भी ऊपर वाले ने बचाई थी, अब भी वही बचाएगा। उन्होंने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। जोगी साहब, तुम तो बहुत संजीदा मालूम होते हो। आप ही तो मुझे संजीदा बनाने पर तुले हुए थे। मुझे लगता है अब मैं संजीदा नजर आने की कोशिश करूंगा तो आप इस पर भी सब्र नहीं कर पाएंगे। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, बुजुर्गों ने कहा है कि लोग किसी हाल में खुश नहीं रहते और ना ही किसी को रहने देते हैं। अब हम दरख्तों के दरमियान से गुजर रहे थे। एक लम्हे खामोशी के बाद वो बोले, मेरा तो ख्याल है तुम वक्त जाया कर रहे हो। जिंदगी में बहुत वक्त जाया किया है, थोड़ा सा और सही। मैंने बेनियाजी से जवाब दिया। फिर पूछा, इस जगह को, इन बाप बेटे को आपने खुद आकर देखा था, किसी और ने आकर चेक किया था? मुझे रिपोर्ट मिली थी। मैं उन दिनों बहुत ज्यादा मसरूफ था, हर जगह खुद नहीं जा सकता था। इधर हालात ऐसे हैं, ज्यादातर हमारी अफरादी कुव्वत इधर उधर बिखरी हुई है। बहुत कम लोग मेरे साथ हैं। तुम्हारे आदमियों किसी वजह से आसानी हो गई है। अब हमें अपनी एजेंसियों की तमाम तर मशीनरी तो इस सिलसिले में नहीं उलझानी चाहिए। दूसरे मसाइल भी बहुत हैं। ऐन मुमकिन है सब मसाइल की जड़ किसी एक ही जगह हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहरहाल इस जगह के बारे में आपको रिपोर्ट पर तकिया नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस जगह के बारे में आपने रिपोर्ट पर तकिया किया था। वो एक मोतबर रिपोर्ट थी, महज खानापुरी की चीज़ नहीं थी। मेरे साथ इस मुहिम में जो लोग हैं वो खानापुरी वाली रिपोर्ट नहीं देते। खैर, अब मौका मिला है तो खुद चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा। इस दौरान हम दरख्तों के सिलसिले से निकल आए थे। वो छप्पर नुमा मकान अभी बहुत दूर था। मैं चाहता हूँ हम इस मकान के अक़ब से इसके करीब पहुंचे। मैंने कहा, इसके लिए हमें इस मुख्तसर जंगल में थोड़ा सा चक्कर काट कर अपनी समत बदलना पड़ी। अगर तुम्हारी शुबहात जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं वो क्या है गलत निकले तो मैं तुम पर जुर्माना करूंगा। नफीस साहब बोले, मैं आजकल बहुत गरीब हूँ, जान का नजराना दे सकता हूँ, जुर्माना नहीं दे सकता। हमारे मुल्क में गरीब बेचारे हर एक के लिए जान का नजराना देते रहते हैं। मैंने कहा, खैर अब इतना भी जज्बाती होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जान तो हमारे लिए बहुत अहम है, इसका नजराना देने की जरूरत नहीं। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो बोले, अब तो तुम मुझे भी इस मामले को अहमियत देने पर मजबूर कर रहे हो। अगर बात कुछ इतनी ही खास है तो और आदमी बुलवा लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं। मैं हंगामा नहीं चाहता। मैंने कहा, सच्ची बात यह है कि मुझे खुद भी मालूम नहीं मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। कोई खलिश है जो अचानक पैदा हुई है और मुझे उस जगह के बारे में इत्मीनान करने पर मजबूर कर रही है। जब ये खलिश पैदा हो जाती है तो मुझे सुकून से बैठने नहीं देती।
हम उस वक्त खुले मैदान में थे और मकान के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। मकान में उस तरफ भी दीवार में एक खिड़की थी, लेकिन वो उस वक्त बंद नजर आ रही थी। कुछ सेहतमंद मुर्गियां तारों से बंधे हुए जंगले के दरमियान भागी फिर रही थी। एक मुर्गा उस हलचल का सबब था जो कुछ खास अजाइम के तहत अपने हरम में बेचैनी फैला रहा था। हम मुताद भी थे और बज़ाहिर बेपरवाह नजर आने की भी कोशिश कर रहे थे। हम मकान तक जा पहुंचे और कुछ भी ना हुआ। हम एक लम्हे के लिए रुके और मकान के करीब से गुजरते हुए सामने की तरफ जाने लगे। मुर्गे को शायद अपने हरम के करीब हमारी आमद पर एतराज था। उसने बहुत कड़क और ऊंची आवाज में कट कट करना शुरू कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे मुर्गे का इस तरह कटकटाना कोई सिग्नल था, क्योंकि फौरन ही मकान के कोने पर 2 क्रांडियल कुत्ते नमूदार हुए। पहली नजर में तो वो कुत्तों के बजाय दरमियानी सेहत के गधे मालूम होते थे। मुझे अच्छी तरह याद था जब मैं हेलीकॉप्टर में दूरबीन से उस जगह का जायजा ले रहा था तो कम अज कम खुली जगह में मुझे कहीं कोई कुत्ता दिखाई नहीं दिया था। शायद वो मकान के अंदर रहे हों, लेकिन उनका इस तरह अचानक निकल आना अजीब सी बात थी। दूसरी अजीब बात यह थी कि वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए एकदम ही सामने आए थे, और उनसे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उन्होंने भौंकना तो दरकिनार हल्के से गुर्राहट तक की आवाज नहीं निकाली थी। शायद वो ये साबित करना चाहते थे कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। मकान के गिर्द लकड़ी की बलियों का जंगला मौजूद था। दोनों नहायत इत्तेफाक और यकजहती का मुजाहरा करते हुए बैक वक्त यकसा जकन भरकर उसे फलांगा और सीधे हम पर आए। इत्तेफाक और यकजहती शायद अब कुत्तों में आ गई थी, इंसानों में तो खत्म होती जा रही थी। मैं नहायत खौफनाक नुकीले और बड़े बड़े दांतों से भरा हुआ एक बड़ा सा जबड़ा अपनी गर्दन की तरफ बढ़ते देखा और यकदम अपने आप को जमीन पर गिरा दिया। कुत्ते ने गोया हवा ही में अपने आप को सुकीड़ा और समेट लिया। वो मेरे सीने पर गिरा और एक लम्हे के लिए तो मेरी पसलियां हिल गईं। यूं लगा जैसे कोई छोटी मोटी चट्टान मेरे सीने पर आन गिरी थी। वो बहुत ही जसीम ब्लड हाउंड था। उसने मेरी गर्दन जबड़े में दबोचने के लिए सीधी छलांग लगाई थी। मुझे नफीस साहब का कुछ होश न रहा। मैं बर वक्त माउजर न निकाल सका, ताहम मैं दोनों बाजुओं पर कुत्ते को बहुत दूर तक उछालने में कामयाब हो गया। कुत्ता फौरन पलटा, लेकिन मैं गोया तड़प कर वहां से हट चुका था। इस दौरान फायर की आवाज गूंजी थी। गालिबन नफीस साहब अपना पिस्तौल इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए थे। फौरन ही दूसरा भी फायर हुआ, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं देख सका। मैं अपना मौजर निकालने की फिक्र में था जो मेरे बेहुदा सूट में फंस कर रह गया था। इस लम्हे मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सका कि आखिर महज सुरंग में जाने के लिए नफीस साहब ने वो वाहियात सूट मुझे क्यों पहनाया था। कुत्ते ने दोबारा मुझ पर छलांग लगाई। उस वक्त मैंने पहली बार उसके हल्क से खफीफ से गुर्राहट सुनी, और ये गुर्राहट रगों में लहू सर्द कर देने के लिए काफी थी। मैंने पूरी कुव्वत से उसे लात रसीद की। वो हवा में उछला और दूर जा गिरा, लेकिन साथ ही मेरा सूट उधड़ता चला गया। उसको खौफनाक पंजों से सूट का उधड़ना मेरे हक में अच्छा साबित हुआ, क्योंकि मौजर मेरे हाथ में आ गया और यूं ही कुत्ता दोबारा मुझ पर झपटा, मैंने उस पर अंधाधुंध कई गोलियां चला दी। वो मेरे ऊपर से होता हुआ कुछ दूर जा गिरा और 2-3 बार फड़क कर वहीं साख्त हो गया। एक तवील सांस लेकर मैंने नफीस साहब की तरफ देखा। वो गन हाथ में लिए मुस्तद खड़े थे। वो मुझसे पहले अपने कुत्ते से फारिग हो गए थे, लेकिन मेरे हिस्से में आने वाले कुत्ते पर गालिबन ने इसलिए गोली नहीं चलाई थी कि उस कोशिश में मुझे भी गोली लगने का खतरा था। मैंने देखा उन्होंने जिस कुत्ते को 2 गोलियां मारी थी वो अभी जिंदा था। कभी आंखें खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था। उन आंखों में खून की प्यास थी। वो उठने से कासिर था, लेकिन पांव हिला रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उछलकर बैक वक्त हम दोनों की गर्दन चपड़े में दबोच लेता। मैंने नफीस साहब को मुखातिब किया, इतनी कफायत शायरी की क्या जरूरत है? एक गोली और मार कर इसे ठंडा कीजिए, ऐसी जल्दी भी क्या है, खुद ही ठंडा हो जाएगा। नफीस साहब कंधे उचकाकर बेपरवाही से बोले। अचानक किसी के रोने पीटने की आवाज बिल्कुल उस तरह उभरी जैसे किसी ड्रामाई या खौफनाक मंजर पर सिनेमा हॉल वालों ने अचानक फाजिल स्पीकर का बटन दबा दिया हो। हम दोनों ने बैक वक्त घूम कर देखा। गन्ने दोनों के हाथों में थी और हम फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उसकी जरूरत पेश नहीं आई। जिधर से कुत्ते आए थे उस तरफ से वही क्रांडियल और तंदुरुस्त तवाना बूढ़ा रोता पीटता तोड़ा आ रहा था। हालांकि वो मकान के सामने की तरफ से आ रहा था, लेकिन उसे गोया इल्म हो चुका था कि उसके कुत्ते मर चुके थे। वो घुटनों के बल दोनों कुत्तों के दरमियान तकरीबन गिर पड़ा और बैन करते हुए कभी एक और कभी दूसरे कुत्ते को हिला झुला कर देखने लगा। दूसरा कुत्ता जिसे नफीस साहब ने 2 गोलियां मारी थी गोया मालिक की आमद ही का मुंतजिर था। उसने किसी फिल्मी किरदार की तरह दर्द भरी नजरों से मालिक की तरफ देखा। बाकायदा फिल्मी अंदाज में ही आखिरी हिचकिली और दम तोड़ दिया। फिल्म में मरने वाले किसी मजलूम किरदार की तरह गोया उसकी आंखों में फरियाद भी थी, मालिक तुम मेरा इंतकाम लेना। बूढ़ा दोनों से बारी बारी लिपट कर और भी ज्यादा जोरों शोर से बैन करने लगा। मैं ही नहीं, नफीस साहब भी हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। फिर बूढ़ा अचानक ही मुड़ा और खड़े होकर सर पर 2 हत्तर मारते हुए बोला, ओए सालमो, इन मासूम बेजुबानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इन्हें गोली मार दी? ये तो मुझे औलाद से ज्यादा अजीज थे। इनकी आंखें भी नहीं खुली थी जब मैंने इन्हें पालना शुरू किया था। खालस दूध मक्खन पिला पिला कर पाला था। मुझे यकीन नहीं था कि इन दरिंदों को सिर्फ दूध मक्खन पिलाकर ही पाला गया था। इनमें तो जंगली दरिंदों से भी ज्यादा खूनखारी थी। लगता यही था कि वो हर तरह के गोश्त और खून के जायके से अच्छी तरह वाकिफ थे, जिनमें शायद इंसान का खून और गोश्त भी शामिल था। नफीसा बूढ़े को घूरते हुए बोले, आंखें तो मुझे लगता है अभी तुम्हारी भी नहीं खुली हैं। वज़ाकता से तुम अच्छे खासे पाबंद शरीयत नजर आते हो।
अच्छी भली दाढ़ी भी है, सर पर टोपी भी है, उम्र भी समझदारी और बुजुर्गी की है, मगर कुत्तों से इस तरह लिपट लिपट कर रोते हो, इन्हें औलाद से ज्यादा अजीज करार देते हो। तुम्हें कुछ तो हया आनी चाहिए। कुत्ता एक पलीद जानवर है। बूढ़ा बकायदा रो रहा था। उसके हाथों और कपड़ों पर कुत्तों का कुछ खून भी लग चुका था। वो आंसू सी भीगी हुई आवाज में मगर खूनखार अंदाज में बोला, ओए मुझे शरीयत मत बढ़ाओ। मुझे मालूम है यह पलीद जानवर है, लेकिन तुम इंसानों से अच्छा है, वफादार तो है। इंसानों से तंग आकर तो मैंने इस वीराने में डेरा लगाया है, लेकिन तुम लोग यहाँ भी मुझे तंग करने आ जाते हो। उसने एक बार फिर कुत्तों की तरफ देखकर सिसकी सी ली। यहाँ हमें अपनी हिफाजत का बंदोबस्त तो करना पड़ता है, पर तुम जैसे लोग तो हमें मार कर हमारे मवेशी खोल कर ले जाएं। ये दोनों अपनी जान पर खेलकर यहाँ की हर चीज की हिफाजत करते थे। उसने एक बार फिर वही मजहक का खेज बात दुहराई। इन मासूम बेजुबानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो वाकई कुछ नहीं था। नफीस साहब मुलायम लेकिन जहरीले लहजे में बोले, बस जरा सा नरखा चबाने लगे थे। हमसे बड़ी गुस्ताखी हुई कि हमने इन्हें इसका मौका नहीं दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम माजरत खाएं। अगर आपके पास कुछ और ऐसे कुत्ते मौजूद हैं तो उन्हें बाहर बुलाइए, ताकि हम अपनी गर्दों का नजराना उनकी खिदमत में पेश करें। ऐसे कुत्ते रोज रोज नहीं, सदियों में पैदा होते हैं। वो हाथ नचाते हुए चला। नफीस साहब ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने सारी लाते हुए कहा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बूढ़े के दिल का गुबार शायद कुछ काफी हद तक कम हो गया था। वो आस्तीन से चेहरा पूंछ कर जरा कम गजबनाक लहजा में बोला, आखिर तुम लोग चोरों की तरह यहाँ क्यों आ रहे थे? अगर तुम सामने से आते और दूर ही से आवाज देकर आते तो ये कुत्ते तुम्हें कुछ न कहते। उसने गोया अपने गम पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी थी। हम मुआफी चाहते हैं, हमें यहाँ अहमद के आदाब का पता नहीं था। मैंने खलूस से कहा। उसे कोई सनकी या खपती बूढ़ा समझा जा सकता था जो अपना कोई अलग ही फलसफा हयात रखता था, लेकिन न जाने क्यों मेरा उसे उस खाने में फिट करने को जी नहीं चाह रहा था। तुम यहाँ आए क्यों हो? बूढ़े ने खफकी ज़दा लहजे में अपना सवाल दोहराया। मुझे तुम मशकूक लोग लगते हो। तुम्हारे पास पिस्तौलें भी हैं, क्या चाहते हो तुम लोग? पिस्तौल वगैरह तो हमें अपनी जान बचाने के लिए निकालने पड़े हैं बड़े मियाँ, नफीस साहब नर्म लहजे में बोले, वरना इस वक्त तुम्हारे कुत्तों की जगह हम पड़े होते। काश ऐसा ही हुआ होता। बूढ़ा उनकी बात काट कर हाथ मलते हुए बोला, अभी शायद उसके दिल में हमारे लिए नर्म गोशा नहीं पैदा हुआ था। अब हम इतने बुरे लोग भी नहीं हैं। नफीस साहब नरमी से बोले, सड़क पर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। हम तो किसी की मदद की तलाश में इस तरफ आ रहे थे। बूढ़े की नजरों में नफरत और बढ़ गई। सड़क यहाँ से 2.5-3 मील दूर है। अगर तुम दोनों सड़क पर ही 2.5-3 मील चल लेते तो तुम्हें 10 जगह मदद मुयसर आ जाती। बल्कि चलने की भी क्या जरूरत थी? वहीं खड़े रहते तब भी तुम्हें हर तरफ की मदद मिल जाती। तुम्हें क्या इल्हाम हुआ था कि तुम्हें इसी समत में चलना चाहिए? यहाँ तुम्हें एक मकान मिल जाएगा। हम दोनों खामोशी से उसकी तरफ देखते रहे। वो कुछ और जारहाना लहजे में बोला, तुम लोग झूठे भी हो, और झूठा होना इंसान के बुरा होने की सबसे बड़ी निशानी है। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम लोग इस हेलीकॉप्टर में आए हो जो थोड़ी देर पहले ऊपर चक्कर लगा रहा था? मैं और नफीस साहब एक दूसरे की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर रह गए। मैंने मुलायमत से कहा, चलो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा हेलीकॉप्टर भी तो खराब हो सकता है। बूढ़ा बरहमी से बोला, मुझे तो लगता है ना तुम्हारी गाड़ी खराब है और ना ही हेलीकॉप्टर, सिर्फ तुम्हारी नीयत खराब है। तुम किसी चक्कर में यहाँ आए हो। साफ साफ बता दो कि तुम क्या चाहते हो। वो हमसे जरा भी खौफजदा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे उसकी ये बेखौफी कुछ मसनूई सी लग रही थी। वो एक जानतदार इंसान किसी बेखौफी का इजहार करने की कोशिश कर रहा था। जो सोचता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया तो उसे डरने की क्या जरूरत है? बदकिस्मती से हमारे यहाँ ज्यादातर शरीफ आदमी इस तरह नहीं सोच पाते। कुछ ना करने वाला ज्यादा डरता है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी जल्दी भी क्या है, चलो अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। उसे मेरा खलूस जरा भी नहीं भाया। उसने मेरा हाथ झटक दिया और रुखाई से बोला, मुझे क्या पड़ी है तुम लोगों को अंदर ले जाने की? जो बात करनी है यहीं करो। उसने जिस तरह मेरा हाथ झटका उससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो एक ताकतवर बूढ़ा था। उस उम्र के किसी शख्स में इतनी ताकत और तवानाई मैंने पहली बार देखी थी। सेहतमंदी पहले ही उसके चेहरे से अयां थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे शुबा हुआ कि कहीं उसकी सफेद दाढ़ी मसनूई तो नहीं थी। शायद वो कोई जवान आदमी हो। हम खामखा ही उसे बूढ़ा समझे जा रहे हो। कंधे पर हाथ रखने के बहाने मैंने नहायत करीब से उसकी दाढ़ी का भी जायजा ले लिया था। दाढ़ी असली ही थी। मैंने मजरूह से लहजे में कहा, बुजुर्गवार अब तो बहुत ही बदइखलाक इंसान है। इस उम्र में इंसान को इतना बदइखलाक और बददिमाग नहीं होना चाहिए। तुमने मोती और मक्खन को मारा है। मेरा बस चले तो मैं लाठी मारकर तुम दोनों का भेजा बाहर निकाल दूं। ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं लाठी से तुम्हारे सर तोड़ने के बजाय यहाँ खड़ा तुमसे बातें कर रहा हूँ। गरीब आदमी के बदन में जितनी भी ताकत हो वो फिर भी कमजोर ही होता है, और फिर तुम्हारे हाथों में तो हथियार भी हैं। वो किसी तरह ठंडा होने में नहीं आ रहा था। अब गुस्सा थूक भी दो बड़े मियाँ। नफीस साहब बोले, हम तुम्हें मोती और मक्खन के बदले 2 बहुत आला नस्ल के कुत्ते दे देंगे। तुम्हारा ख्याल है तुम्हारे दिए हुए कुत्ते मोती और मक्खन की जगह ले लेंगे, जिन्हें मैंने औलाद की तरह पाला था? उसके लहजे में खूनकारी कम नहीं हुई। नफीस साहब गालिबन अचानक ही उस नतीजे पर पहुंच गया कि बूढ़े के साथ मगजमारी फजूल थी और शराफत और शाइस्तगी के मुजाहरे से कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनके तासरात एकदम ही बदल गए। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान नजर आने लगे। पिस्तौल की नाल उन्होंने बूढ़े की पसलियों पर रखी और सांप की तरह फुनकारे, बकवास बंद करो और खामोशी से अंदर चलो। बूढ़े के चेहरे पर आंखों में तो नफरत कुछ गहरी हो गई, लेकिन उसकी जुबान बंद हो गई। वो मुड़ा और मकान के सामने वाले हिस्से की तरफ चल दिया। इस दौरान नफीस साहब ने एक नजर मेरी तरफ देखा।
मेरा लिबास सीने पर से फट गया था और सीने पर खराशियां आ गई थी जिनसे खून रिस रहा था। नफीस साहब कदर तशवीश से बोले, तुम्हें कुत्ते ने कहीं काटा तो नहीं? कहीं 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े? मेरा ख्याल है नहीं काटा। मैंने अपना सरसरी सा जायजा लेते हुए कहा, काट भी लेता तो मुझे ज्यादा फिक्र न होती। इंसान के कांटे से ज्यादा डरना चाहिए। मुझे जिंदगी में कई ऐसे इंसानों से वास्ता पड़ा है, अगर वो किसी कुत्ते को काट लेते तो कुत्ते को 40 इंजेक्शन लगवाने पड़ते। बूढ़ा इस मौका पर एक बार फिर बोले बगैर न रह सका। गर्दन जरा सी घुमाते हुए बोला, मुझे तो तुम लोग भी उन्हीं में से एक लगते हो। नफीस साहब ने पिस्तौल की नाल उसकी पसलियों में बुरी तरह चबोई और उसे धकेलते हुए बोले, अगर अब तुमने जुबान चलाई तो मैं ये पिस्तौल तुम पर खाली कर दूंगा। उनके लहजे में खौफनाक कुर्राहट थी। हम मकान के कोने पर पहुंच चुके थे। नफीस साहब ने पहले बूढ़े को जरा आगे धकेला, फिर उस कोने से मुड़े। मैं भी माउजर लिए किसी हमलावर का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन हम मकान के सामने की तरफ पहुंच गए और किसी ने हम पर हमला नहीं किया। इसी तरफ से कोई गोली नहीं आई। सिर्फ उन गायों ने मुतजस्सिस नजरों से हमारी तरफ देखा जो काफी दूर दरख्तों के नीचे बंधी हुई थी। मंजर वही था जो हम हेलीकॉप्टर में दूरबीन के जरिए देख चुके थे। तुम्हारा बेटा कहाँ है? नफीस साहब ने पूछा। तो तुम्हें यह भी मालूम है कि मेरा एक बेटा भी है? बूढ़ा जहरीले लहजे में बोला, मैंने जो सवाल किया है सिर्फ उसका जवाब दो, और आइंदा भी जो पूछूं सिर्फ उसका जवाब देना। नफीस साहब का लहजा खौफनाक था। बूढ़े को यकीनन यह लहजा खौफजदा कर रहा था, लेकिन वो बज़ाहिर बेखौफ नजर आने पर अड़ा हुआ था। वो ढोक कमाले गया हुआ है, बूढ़ा मुंह बनाकर बोला। ढोक कमाले गालबन इस्लामाबाद या रावलपिंडी की किसी नवाही बस्ती का नाम था। मकान तकरीबन कच्चा और ऊपर से छप्पर नुमा ही था, लेकिन अब हमें अंदाजा हुआ कि वो कुछ ऐसा नापायदार भी नहीं था। उसकी दीवारें तकरीबन 3-4 फुट की ऊंचाई तक बहुत मोटी थी और गो के मिट्टी की थी, लेकिन ऐसी दीवारें बहुत मजबूत होती हैं और बाज़ मामलात में तो पक्की दीवारों से ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। मकान में काफी लंबा चौड़ा चौबी गेट भी लगा हुआ था जो देखने में काफी मजबूत और भारी भरकम लग रहा था। हम दोनों किसी हद तक बूढ़े की आड़ में थे। मैं चारों तरफ नजर रखे हुए था। दूर दूर तक किसी की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मकान के अंदर भी कोई मौजूद था या नहीं, इस सिलसिले में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। बूढ़ा शायद मकान के अंदर से ही निकल कर हमारे सामने आया था। नफीस साहब ने बूढ़े ही को अंदर धकेला और मैंने यह ख्याल रखा कि बूढ़ा अंदर घुसते ही गेट बंद करने की कोशिश न करे। हर तरफ का ख्याल रखते हुए हम अंदर दाखिल हुए। दायराना से एक नजर डालने से यही अंदाजा हुआ कि अंदर कोई नहीं था। मकान क्या था? बस एक तवील व अरीज हाल था जिसमें देहाती रहन सहन के एतबार से जरूरत की हर चीज मौजूद थी। हत्ता कि मवेशियों का चारा काटने की मशीनें भी अंदर ही रखी हुई थी और हाल की पिछली दीवार के साथ जमीन के एक बड़े हिस्से पर खुश्क घास बड़े करीने से तह बतह रखी हुई थी। उसके अलावा कहीं चारपाइयां थीं, कहीं कनस्तर और ड्रम थे, कहीं चूल्हा और खाने पकाने का सामान था। गर्ज के हर तरफ सामान ही सामान था, लेकिन गेट से लेकर पिछली दीवार के सामने सजी हुई और चारे में इस्तेमाल होने वाली खुश्क घास तक पहुंचने के लिए दरमियानी रास्ता बिल्कुल खाली था और ये रास्ता काफी चौड़ा था। वहाँ चारपाइयाँ और कई दूसरी ऐसी चीजें मौजूद थीं जिनके पीछे किसी के छुपे होने का इम्कान हो सकता था। इसलिए मैं और नफीस साहब दोनों ही चंद लम्हे साख्त रहे और किसी भी तरफ से किसी हरकत का मुंतजिर रहे। इस दौरान बूढ़ा भी साख्त रहा। वो नहायत आसाब शिकन किस्म का सकूत था। बूढ़ा बज़ाहिर अब भी बरहमी से हमारी तरफ देख रहा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसकी आंखों की गहराइयों में खौफ और इंतजार की परछाइयां भी थीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस खौफ और इंतजार की जड़ें कहाँ थी। बिलाखर सकूत बूढ़े ही ने तोड़ा। वो खुरदरे लेकिन पहले से कम जारहाना लहजे में बोला, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? किस चीज की तलाश है तुम्हें? ये तो हमें खुद भी नहीं मालूम, मैंने सादगी से जवाब दिया। उस वक्त यकीनन बूढ़े का बस नहीं चला, वरना वो वहां से कम कोई डंडा उठाकर जरूर मेरे सर पर तोड़ डालता। गैर महसूस तौर पर दांत पीसने के बाद उसने जरा तहम्मुल और रसान से पूछा, तुम लोग कहीं स्मगलर तो नहीं हो? मैंने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय पूछा, क्या स्मगलर भी यहाँ आते रहते हैं? एक मरतबा 2 आदमी आए थे। उनके आने का अंदाज बिल्कुल तुम्हारे जैसा था और कुछ इसी अंदाज में बातें कर रहे थे। उसने जवाब दिया। क्या चाहते थे वो? मैंने पूछा। वो इस जगह को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मुझे बहुत बड़ी रकम महाना देने की पेश कर रहे थे। उसने बताया। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने मुलायमा से पूछा। अगर मुझे नाजायज तरीकों से दौलत हासिल करने का लालच होता तो मैं इस वीराने में ना बैठा होता। इंसानों के दरमियान रह कर भी नाजायज धंधे बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं, बल्कि गुंजान आबाद इलाकों और तंग तारीख गलियों में तो हर किस्म का नाजायज काम करना ज्यादा आसान और महफूज है। बहरहाल उन लोगों ने आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ी थी। लगता यही है कि तुम लोग भी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ोगे। बेशक, मैंने उसकी तायद की। मैं बज़ाहिर उसकी तरफ देखते हुए उससे सवालात करता जा रहा था, लेकिन मैंने गर्दोपेश का जरा और तफसील से जायजा लेने की भी कोशिश जारी रखी और गालिबन नफीस साहब भी इसी कोशिश में मसरूफ थे। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि उस बूढ़े की तरफ से भी खबरदार रहना नहायत जरूरी था। उसके तेवर और उसका मजबूत सरापा बताता था कि जरा सा मौका पाते ही वो हमला करने से नहीं चूकेगा। मैंने अपने गैर महसूस जायजे के दौरान देखा कि कुतरा काटने की मशीन बिल्कुल नई थी।
वो हाथ से चलाने वाली वैसी ही मशीनें थीं जैसी देहात में अक्सर नजर आती हैं, कि जगह बड़ा सा दस्ता और आहिनी पहिया और बड़ा सा ब्लेड लगा होता है। ऐसा महसूस होता था इस मशीन से एक बार भी कुतरा नहीं काटा गया। मैंने आंखों ही आंखों में नफीस साहब को बूढ़े पर नजर रखने का इशारा किया और खुद मशीन के पास चला गया। तहम मैंने भी उस दौरान बूढ़े पर नजर रखी। मशीन के नीचे दूर तक चटाइयां बिछाई गई थी जो खुश्क चारे के अंबारों तक चली गई थी। मैंने मशीन पर हाथ फेर कर बूढ़े की तरफ बगौर देखते हुए कहा, बिल्कुल नई मशीन है। मैंने महसूस किया कि बूढ़े के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया था। वो गैर मुर्तइश लहजे में बोला, हाँ मेरा बेटा कल ही खरीद कर लाया है, पुरानी बहुत खराब हो गई थी, हमने उसे कबाड़िए के यहाँ बेच दिया। मैंने मशीन के नीचे बिछी हुई चट्टाई को देखा। नंगी जमीन उसके नीचे कुछ और ऊंची नजर आ रही थी, जैसे उसके नीचे जमीन की सतह ऊंची हो। मैंने मशीन को एक हाथ से हिलाने की कोशिश की। उस किस्म की मशीनें खासी भारी होती हैं, सारी की सारी लोहे से बनी होती हैं, लेकिन इतनी भी भारी नहीं होती कि मुझ जैसा आदमी उन्हें हिला ना सके। मैंने महसूस किया कि जैसे उस मशीन के पाए चटाई पर नजर आ रहे थे, लेकिन दरहकीकत चटाई के नीचे से कोई चीज उनमें पवस्त थी। बूढ़ा तेजी से बोला, तुम क्यों इसे हिलाने पर तुले हुए हो? इसे नीचे तख्ते में फिट कर रखा है। मेरे रगे पैर में खफीफ सा इर्ताश फैल गया था। मैंने देखा नफीस साहब भी तनाव का शिकार नजर आ रहे थे। उनकी छठी हिस्स ने शायद उन्हें कोई एहसास दिला दिया था, लेकिन शायद बात का सर पैर उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बात का सर पैर मुझे भी नहीं मालूम था, मगर नामालूम हिस्स कोई सरगोशी कर रही थी। मैं उस सरगोशी का सही मतलब समझने से कासिर था, मगर गोया अंधेरे में इधर उधर हाथ पांव मार रहा था। मैंने हैंडल पकड़कर मशीन का पहिया घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसमें छोटी सी एक सलाख अड़ी हुई थी। ये गोया मशीन को लॉक करने का एक देसी तरीका था, ताकि बेखबरी में किसी का हाथ वगैरह न कट जाए। मैंने वो सलाख निकाल दी और एक बाजू से पहिए को घुमाया। उस मशीन को चलाने में काफी जोर लगता है, लेकिन उस वक्त मशीन खाली थी और मैं जिस्मानी तौर पर आम आदमी भी नहीं था। उसके बावजूद मुझे काफी ताकत सर्फ करना पड़ी, लेकिन उसका नतीजा हैरत अंगेज था। नफीस साहब तो उछल कर एक तरफ को हो गए, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। तमाम अच्छी बात यह थी कि उन्होंने बूढ़े की पसलियों से पिस्तौल नहीं हटाया, उसकी तरफ से बेखबर भी नहीं हुए। मशीन का पहिया घूमने के साथ साथ काफी दूर अकबी दीवार के साथ तह दर तह करीने से रखे हुए खुश्क चारे का लंबा चौड़ा अंबार यूं एक तरफ को खिसकने लगा था, जैसे वो किसी तख्ते पर रखा हुआ था और तख्ते को किसी ने एक तरफ खींचना शुरू कर दिया था। उसके नीचे एक शिगाफ नमूदार होना शुरू हुआ था। मैं पहिए को घुमाता चला गया। खुश्क चारे का मुस्ततील अंबार दीवार के साथ साथ खिसकता हुआ दूसरे कोने में जा टिका। तब मशीन का पहिया घूमते घूमते रुक गया। मैंने ज्यादा ताकत सर्फ की, मगर वो मजीद न घूमा। उस वक्त तक अकबी दीवार के करीब जमीन में बहुत बड़ा मुस्ततील शिगाफ नमूदार हो चुका था। वह एक पुख्ता ढलवानी रास्ता था जो न जाने कहाँ जा रहा था। उसका दहाना इतना बड़ा था कि अगर गेट से कोई लंबी चौड़ी गाड़ी भी मकान में दाखिल होती तो सीधी इस दहाने में दाखिल होकर ढलान रास्ते पर जा सकती थी। नफीस साहब की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। उन्हें बूढ़े पर भी नजर रखना थी और वो नमूदार होने वाले उस रास्ते को भी सही तौर देखना चाहते थे। बूढ़े पर मैं नजर रखे हुए था, लेकिन मैंने महसूस कर लिया था कि एकदम ही उसकी अकड़ फूं रुखसत हो गई थी, जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल गई हो। जमीन में जब वो शिगाफ नमूदार हुआ उस वक्त उसके हल्क से अजीब सी आवाज भी निकली थी, लेकिन शायद वो अक्लमंद था। उसने अभी तक मुझ पर या नफीस साहब पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी। अब तो खैर उसमें शायद दम खम ही नहीं रहा था। ओह माय गॉड! आखिर नफीस साहब बोल उठे, ये क्या है? मैं कहना चाहता था कि मेरे ख्याल में ये वही जाने का रास्ता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए नफीस साहब ने वाटर सप्लाई स्कीम की आड़ में सुरंग खुदवाने का बंदोबस्त किया था। बिलाशुबा उन्होंने बड़ा तरद्दुद किया था, जबकि रास्ता यहाँ न जाने कब से मौजूद था। बहरहाल अभी मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था, खसूसन उस बूढ़े के सामने। मेरा ख्याल है ये कहीं जाने का रास्ता है, मैंने सिर्फ इतना कहा। मैं उस वक्त बूढ़े की तरफ वापस आ रहा था। अचानक मुझे सामने खिड़की में कुछ चीज नमूदार होती दिखाई दी। ये खिड़की लकड़ी की पतली बलियों से बनी हुई थी और उस वक्त खुली थी। हमने अंदर आते वक्त गेट तो बंद कर दिया था, लेकिन खिड़की की तरफ शायद इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी कि उससे कोई अंदर नहीं आ सकता था। नफीस साहब, मैं उन्हें जमीन पर गिरने का इशारा करते हुए चीख कर सिर्फ इतना ही कह सका, क्योंकि उनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। लेकिन उन्होंने मेरी बात समझने और उस पर अमल करने में बड़ी फुर्ती दिखाई। वो भी फौरन ही जमीन पर गिर गए और तेजी से एक तरफ को लुढ़क गए। वो तवील और अरीज हालनुमा कमरा सब मशीन गन की गरज से गूंज उठा। न जाने गोलियां किस किस चीज में पवस्त हुई और किस किस चीज के परखचे उड़े। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि मैं बच गया था, जबकि मेरे ख्याल में बूढ़े को गोलियों से बचाते हुए भ्रष्ट मारा गया था। लेकिन वो भी हमारी तरह जमीन पर गिरने और गोलियों की विचार से बचने की कोशिश में खुद ही गोलियों की जद में आ गया। खिड़की पर उस वक्त तक जो हेवला नमूदार हुआ था उसने फौरन वहां से हटने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बर वक्त उसका निशाना लेने में कामयाब हो गया। मेरे माउजर ने क्लिप की बची खुची गोलियां उगल थीं। खिड़की में लगी हुई लकड़ी की पतली पतली बलियां
जो सलाखों का काम दे रही थी उनमें से एक के तो दरमियान से परखचे उड़ गए। उसी लम्हे बाहर धप से किसी के गिरने की आवाज आई और उस चंद सेकंड की घन गरज के बाद यकदम ही चारों तरफ मौत का सकूत फैल गया। बाहर मवेशी जो इस अचानक घन गरज के साथ खौफजदा से अंदाज में टकराए थे वो भी यकलक थी खामोश हो गए। कमरे में बारूद की बू फैल चुकी थी। एक लम्हे के लिए गोया मेरे रगों में लहू सर्द पड़ गया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा चेहरा पसीने में तर था। फिर मैंने नहायत आहिस्तगी से नफीस साहब की तलाश में गर्दन घुमाई। वो एक बड़ी सी चारपाई के नीचे पहुंच चुके थे और बिल्कुल साग थे, लेकिन पिस्तौल उनके हाथ में बुलंद था। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो खैरियत से थे, वरना मुझे अंदेशा था कि अचानक शुरू होने और एकदम ही खत्म होने वाली गोलियों की बुछाड़ में कोई अचटती हुई गोली उन्हें न लग गई हो। वो एक टुक खिड़की की तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें अंदेशा था कि खिड़की में कोई और हेवला नमूदार न हो जाए। ये अंदेशा मुझे भी था, लेकिन मैंने तजस्सुस से मजबूर होकर एक लम्हे के लिए खिड़की से नजर हटा ली थी। फिर मैंने बूढ़े की तरफ देखा। वो हाल के एन दरमियान रास्ते पर चारों खाने चित पड़ा था। उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा एक आंख समेत उड़ गया था और दूसरी आंख खुली रह गई थी। वो आंख छत को घूर रही थी और खोपड़ी का जितना हिस्सा गायब था उससे भल भल करता खून बहकर कच्ची जमीन में जज्ब हो रहा था। उस खून में शायद भेजे की सफेदी भी शामिल थी। एक गोली शायद उसके कंधे में भी लगी थी, क्योंकि कंधे पर उसका कुर्ता खून में डूब गया था। मेरा अंदाजा था कि अगर वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलता तो शायद उसे कोई गोली न लगती। पहले मेरा और उसके फौरन बाद नफीस साहब का खात्मा होता। लेकिन उस कमरे का मंजर देखकर एक बार फिर मेरा यकीन मुतजलजल हो गया कि मारना और बचाना बेशक उस दुनिया वालों का काम नहीं है। अगर कोई बचा सकता है तो अल्लाह पाक की जात है। नफीस साहब की गर्दन भी नहायत आहिस्तगी से मशीनी अंदाज में घूमी। हमारी नजरें मिली और हम नजरों ही नजरों में इशारतन दोबारा लड़कने लगे। हमारे दरमियान खासा फासला था। नफीस साहब खिड़की की तरफ चले गए और मैं गेट की तरफ। उन्होंने दीवार के साथ चिपक कई मिनट में सुस्त रफ्तारी से अपना सर और पिस्तौल वाला हाथ खिड़की तक लाकर बाहर झांका। गालबन मुतमिन होकर दीवार के साथ खिसकते हुए मेरी तरफ आने लगे। खिड़की उन्होंने बंद कर दी थी। वो करीब आ चुके तो हमने मिलकर उस तरह आहिस्तगी से लोहे का बुलेट हटाया कि जो भी गेट खोलकर चाहते तो फौरन ही उसे दोबारा बंद करके बुलेट चढ़ा सकते थे। उधर से झांकने पर भी कोई रद्द-ए-अमल नजर ना आया और ना कोई नजर आया। हम बाहर निकलकर एहतियातन मकान की दोनों बगली समतों में झांकना चाहते थे। मैंने इशारे से नफीस साहब को बताया कि मेरे बाउजर का क्लिप खाली हो चुका था। उन्होंने इत्मीनान से गिरबान में हाथ डाला, किसी खुफिया जेब से एक भरा हुआ क्लिप निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हालांकि हेलीकॉप्टर में जब उन्होंने मौजर निकालकर मुझे दिया था तो मैंने उन्हें फाजल क्लिप निकालते नहीं देखा था, लेकिन वो मेरे बाद चंद सेकंड की ताखीर से हेलीकॉप्टर से कूदे थे। शायद इस दौरान उन्होंने मजीद एक दो क्लिप एहतियातन साथ रख ली थी। मैंने मौजर का क्लिप बदला और हम दोनों बाहर निकल आए। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए मकान के दोनों कोनों की तरफ बढ़ने लगे। एक तरफ नफीस साहब जा रहे थे और दूसरी तरफ मैं। अपनी तरफ के कोने पर पहुंचकर मैंने झांका। उस तरफ उस शख्स की लाश पड़ी हुई थी जिसने खिड़की से अपनी दानिश्त में फरिश्ता याजल को हमारी तरफ रवाना किया था। उसकी सब मशीन गन उसके करीब ही पड़ी थी। नफीस साहब ने दूसरी तरफ झांकने के बाद मुड़कर इशारे से मुझे बताया कि इस तरफ कोई नहीं था। उसके बावजूद हम दोनों ने उसी तरह अलग अलग समतों में आगे बढ़ते हुए मकान के गिर्द चक्कर मुकम्मल किया। हम दोनों उस लाश के करीब यकजा हुए जो खिड़की के पास पड़ी थी। जाहिरी हुलिये से वो एक देहाती नौजवान मालूम होता था, लेकिन मेरे ख्याल में वो देहाती हरगिज नहीं था। मेरे ख्याल में तो वो बूढ़ा भी देहाती नहीं था जो अंदर मरा पड़ा था। ये नौजवान भी उस बूढ़े ही की तरह तनोमंद था और उसका बेटा ही मालूम होता था। मालूम नहीं इस दौरान वो कहीं छुपा रहा था या कहीं से आया था और सूरत हाल का अंदाजा करने के बाद उसने घात लगाई थी। नफीसा बोले ये बहुत ही बुरा हुआ कि दोनों बाप बेटे ही मारे गए। इनमें से कोई एक भी जिंदा रह जाता तो शायद हमें कुछ मालूमात हासिल हो जाती। चले मालूमात की तरफ से तो सब्र कर ले, ये शुक्र करे कि हमारी मेहनत रायगान नहीं गई, यहाँ कुछ न कुछ दरियाफ्त हुआ है। मैंने कहा। वो एक बार फिर बेयकीनी के आलम में चारों तरफ देखते हुए बोले, हैरत है, बड़ी अजीब तरीके से यहाँ गोया इतना लंबा चौड़ा सेटअप लगाया गया है और सिर्फ ये दो आदमी इस सेटअप की निगरानी कर रहे थे। मुझे तो इस सेट में या इस सेटअप में बड़ी जहानत की झलक दिखाई दे रही है। वो लोग इंसान के नफ्सियात से खेलते हैं, कोई ऐसी चीज तश्कील देते हैं जो इस माहौल में अजनबी होते हुए भी अजनबी दिखाई न दे। लोग एक नज़र उसे देखकर बेपरवाही से गुजरते रहें या उसकी मौजूदगी के जवाब से मुतमिन हो जाएं, जिस तरह आपकी रिपोर्ट मुरतब करने वाले लोग हो गए थे। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में अंदर इसी रास्ते का दहाना नमूदार हुआ है जिसकी तलाश में हम परेशान रहे थे। नफीस साहब ने तस्दीक चाही। हाँ, मेरी नामालूम हिस्स तो मुझे यही कह रही है कि रडार्ट के इस किले तक तमाम ट्रैफिक यहीं से जाता होगा। शायद मैंने भी बेहोशी के आलम में एक बार इसी रूट से सफर किया है। मैंने ख्याल जाहिर किया। तो फिर हम इतनी बेपरवाही से क्यों खड़े हैं? हम उस रास्ते को खुला छोड़ कर आए हैं, कहीं नीचे से कोई आ न जाए। नफीस साहब तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोले। मैंने फौरी तौर पर अपनी जगह से हरकत नहीं की और एक बार फिर झुककर नौजवान की लाश को देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है अब यहाँ कोई नहीं आएगा। नफीस साहब जाते जाते पलट कर बोले, क्यों? न जाने क्यों अब मुझे यहाँ जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर हर तरफ सुकूत ही सुकूत महसूस हो रहा है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर होना होता तो शायद अब तक जाहिर हो चुका होता।
ये सेटअप ऊपर से जितना दकियानूसी नजर आ रहा है, नीचे से ऐसा नहीं होगा। इस रास्ते का दरवाजा खुलते ही नीचे खबर हो जाती होगी और शायद कुछ हिफाजती इंतजाम भी मौजूद हों, लेकिन अभी तक चूंकि कुछ नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि रेड डॉट ये ठिकाना खाली कर गई है। मेरी चलाई हुई गोलियां नौजवान के सीने और चेहरे पर लगी थी। उसके जख्मों से अभी तक खून रिश्ता महसूस हो रहा था। नफीस साहब बेताबी से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, फिर भी चल कर उस रास्ते को देखो तो सही। मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन जाने से पहले मुर्दा नौजवान की तलाशी ली। मेरे तवक्को के ऐन मुताबिक उसकी जेबों में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे उसकी शिनाख्त में मदद मिलती। अलबत्ता उसकी एक जेब में बड़ी मालियत के बहुत से नए पुराने बेतरतीब नोट मौजूद थे। खासी बड़ी रकम थी। वो मैंने नफीस साहब के हवाले कर दी। नफीस साहब एहतियात से उसे एक जेब में रखते हुए बोले, इसे शहादत के तौर पर महफूज करना पड़ेगा। नौजवान की धोती के नीचे पिंडली के साथ मुझे चमड़े की नायाम बंधी दिखाई दी। उसमें से खंजर का दस्ता झांक रहा था। मैंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह की बारीकियों में पड़े बगैर खंजर नायाम से खींच लिया। इस तरह कभी मैं भी अपने साथ मखसूस साख का खंजर रखता था, लेकिन आजकल वो मेरे पास नहीं था। वो 2-2.5 बालिश थे लंबा एक झिलमिल करता खंजर था, लेकिन खास बात यह थी कि उसे गो के किसी चीज पर रगड़ कर साफ किया गया था और उसे नायाम में भी रगड़ लग चुकी थी। उसके बावजूद उसके किनारों पर ताज़ा खून की एक पतली सी लकीर दिखाई दे रही थी। मैंने जरा तशवीश से नफीस साहब की तरफ देखा, लेकिन वो कंधे उचका कर रह गए। मैंने खंजर वापस से मुर्दा नौजवान के नायाम में रख दिया और नफीस साहब के साथ दोबारा मकान में दाखिल हुआ। जमीन में नमूदार होने वाला वो बड़ा सा दहाना गोया सकूत के आलम में हमारा इंतजार कर रहा था। हम गन्ने संभाले मुतात अंदाज में उसके करीब पहुंचे। सामने कुछ ऐसा ढलान फर्श नजर आ रहा था जैसे तहखाने में कोई गैरेज हो। कुछ दूर तक रोशनी थी। उसके बाद क्या था, ये रास्ता कैसा था, ये बताना मुश्किल था, क्योंकि कुदरती रोशनी ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच रही थी। नफीस साहब ये रास्ता दरियाफ्त होने के बाद से बड़े पुरजोश नजर आ रहे थे, लेकिन मैं ढलवाने फर्श पर कदम रखने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर रोक लिया। मेरा ख्याल है फिलहाल तुम इस रास्ते को बंद कर दो, हम कुछ और लोगों को लेकर जरा तैयारियों के साथ आते हैं। वो बोले, फिलहाल तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि शायद यहाँ रोशनी का कोई इंतजाम हो। मैंने कहा, मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा। मैंने जरा आगे बढ़कर दोनों तरफ की दीवारों पर हाथ फेर कर देखा। एक जगह खुद ही मेरा हाथ किसी चिपके स्विच से टकराया और महज हाथ लगने से ही हमारे सामने तहद्दे निगाह रोशनी फैल गई। नफीसा बहर से आंखें पटपटा कर रह गए। हम एक नहायत साफ सुथरी और न जाने कितनी तवील सुरंग के दहाने पर खड़े थे, और ये वैसी कच्ची नाहमवार किस्म की सुरंग नहीं थी जैसे नफीस साहब ने अपनी दानिश में बड़े वसाइल सर्व करके खुदाई थी। यह तो कोई तरक्की याफ्ता मुल्क का ट्यूब ट्रेन का रास्ता मालूम होता था। छत में थोड़े थोड़े फासले पर चौकोर लाइट्स नजर आ रही थीं, जिन्होंने पूरी सुरंग में दूधिया रोशनी फैला दी थी। एक ही टच से वो तमाम लाइट्स रोशन हो गई थी, लेकिन यह अंदाजा करना मुश्किल था कि रास्ता कितना लंबा था। उफ मेरे खुदा, नफीस सब सरसराती सी आवाज में बोले, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस वीराने में कोई ऐसा रास्ता मौजूद होगा।